हमारे दर्शकों की एंगेजमेंट ने शब्दांजलि प्रोग्राम के कंटेंट का दायरा काफी बढ़ाया है। ये सच है कि समय अभाव के चलते सारे शब्द एक दिन में कवर नहीं किए जा सकते, लेकिन हमारी कोशिश रहेगी कि जो शब्द छूट रहे हैं हम उन्हें अपने प्रोग्राम में आगे जरूर शामिल करें। आप अपनी जिज्ञासा को बिना रोके हुए कमेंट बॉक्स में अपने विषय बताते रहें। तो अब शुरू करते हैं आज का एपिसोड और लेते हैं आज का पहला शब्द। आज का पहला शब्द ब्लू हाईवेज है, जो दर्शक विवेक तिवारी जी द्वारा पूछा गया है। ब्लू हाईवेज शब्द का इस्तेमाल रोड हाईवेज के अलावा दूसरे रास्तों के रेफरेंस में किया जाता है। दरअसल यूपी में अंतरदेशीय जलमार्ग प्राधिकरण की स्थापना की प्रक्रिया चर्चा में है, तो यहाँ ब्लू हाईवेज का यूज अंतरदेशीय जलमार्गों के संदर्भ में किया जा रहा है। आपको बता दें कि ये प्राधिकरण कार्गो और जल परिवहन के साथ साथ व्यापार को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। इसके अलावा राज्य के उत्पादों को अन्य राज्यों और देशों में निर्यात करने के लिए भी भूमिका निभाएगा। प्रस्तावित प्राधिकरण का नेतृत्व यूपी परिवहन मंत्री करेंगे। इनके अलावा इसमें डोमेन विशेषज्ञ सदस्य होंगे। आगामी 28 नवंबर से शुरू होने वाले विधानसभा सत्र में इस प्रस्ताव को राज्य विधानमंडल के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा। आज का दूसरा शब्द दर्शक मोनिका रघुवंशी जी द्वारा पूछा गया आईना डैशबोर्ड है। बीते 13 नवंबर को आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया आईना डैशबोर्ड एक पोर्टल है। इस पर शहरी स्थानीय निकाय नियमित आधार पर स्वेच्छा से अपने डेटा प्रेजेंट करेंगे। इस पोर्टल के जरिए शहरों को ये देखने में मदद मिलेगी, साथ ही वे ये भी जान पाएंगे कि वह दूसरे शहरों की तुलना में कैसे प्रदर्शन कर रहे हैं। इसके अलावा इससे संभावनाओं और सुधार के क्षेत्र की ओर शहरों को प्रेरित किया जा सकेगा। ये पोर्टल यूएलबी की रैंकिंग नहीं करेगा, लेकिन आपस में शहरों की तुलना करना सीखने का मौका देगा। ये डैशबोर्ड यूएलबी की ओर से दिए गए डेटा को 5 स्तंभों यानी पहला राजनीतिक और प्रशासनिक संरचना, दूसरा वित्त, तीसरा योजना, चौथा नागरिक केंद्रित शासन और पांचवा बुनियादी सेवाओं के वितरण से जुड़े संकेतकों के आधार पर प्रस्तुत करेगा। डीप नेट और डार्क नेट हमारे दर्शक द्वारा पूछा गया तीसरा शब्द है। डीप वेब इंटरनेट का एक ऐसा पार्ट है जिसे वेब कॉलर द्वारा इंडेक्स नहीं किया जा सकता है। डीप वेब सतह वेब के ठीक नीचे की लेयर होती है, लेकिन इसे एक्सेस करने के लिए कुछ फॉर्मेलिटीज पूरी करनी पड़ती है। डार्क वेब इसी डीप वेब का सब सेक्शन है। इसे केवल विशेष टूल जैसे कि टोर ब्राउजर से ही एक्सेस किया जा सकता है। असल में डार्क नेट या डार्क वेब इंटरनेट का एक ऐसा इनक्रिप्टेड हिस्सा होता है जिसे आमतौर पर सर्च इंजन के द्वारा यूज नहीं किया जाता है। आसान भाषा में कहें तो डार्क नेट एक ऐसा नेटवर्क है जिस तक लोगों के चुनिंदा समूह की ही पहुंच होती है और इसे केवल विशेष ग्राहकों के जरिए ही एक्सेस किया जा सकता है, जिसके चलते डार्क नेट पर सेवाओं के उपयोगकर्ताओं और ऑपरेटरों को आसानी से पहचाना नहीं जा सकता है, जिसके चलते डार्क नेट का उपयोग गैरकानूनी गतिविधियों जैसे अवैध व्यापार, फोरम और मीडिया एक्सचेंजों के लिए किया जाता है। एक अन्य दर्शक द्वारा ही पूछा गया चौथा शब्द है होलोकॉस्ट। ऑपरेशन होलोकॉस्ट या यहूदी नरसंहार द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान हिटलर के नेतृत्व में नाजियों द्वारा यूरोपीय यहूदियों के नरसंहार को कहा जाता है। ये नाजियों का एक सोचा समझा और योजनाबद्ध प्रयास था जिसका मकसद यहूदी लोगों को जड़ से खत्म कर देना था। यह ऑपरेशन साल 1933 से लेकर 1945 के बीच पूरे यूरोप में हुआ था, जिसके तहत लगभग 60 लाख यहूदियों को उत्पीड़न करके हत्या की गई। इस ऑपरेशन का अंत 1945 में द्वितीय विश्व युद्ध के खात्मे के साथ हुआ। इन मारे गए यहूदियों की याद में इजराइल समेत पूरी दुनिया में हर साल 27 जनवरी को होलोकॉस्ट मेमोरियल डे मनाया जाता है। पांचवा शब्द बॉडी शेमिंग भी दर्शकों की ही ओर से पूछा गया है। बॉडी शेमिंग का मतलब है किसी व्यक्ति की शारीरिक बनावट, वजन, उसके साइज या शरीर के अन्य पहलुओं की आलोचना करना, मजाक उड़ाना या नकारात्मक टिप्पणी करना। बॉडी शेमिंग का दायरा व्यापक है। अक्सर लोग इस तरह की हरकतें बिना सोचे समझे कर देते हैं, जिससे मजाक उड़ाए जाने वाले व्यक्ति को परेशानियां हो जाती हैं, जैसे इससे कम आत्मसम्मान, आत्मछवि और आत्ममूल्य की भावनाएं बढ़ सकती है। इससे व्यक्ति सामाजिक रूप से खुद को अलग थलग कर सकता है, अकेलापन महसूस कर सकता है, साथ ही वह अवसाद और चिंता का कारण भी बन सकता है। अमर सिंह जी की ओर से पूछा गया अंतिम शब्द बेस इरोजन प्रॉफिट शिफ्टिंग है। ये यूपीएससी की परीक्षा से जुड़ा इंपॉर्टेंट टर्म है। बेस इरोजन प्रॉफिट शिफ्टिंग बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा यूज की जाने वाली एक कर से बचने की रणनीति है, जिसके तहत टैक्स नियमों में अंतर और विसंगतियों का लाभ उठाकर कंपनियां अपने लाभ को किसी ऐसे स्थान या क्षेत्र में हस्तांतरित कर देती हैं जहां या तो टैक्स होता ही नहीं है
और यदि होता भी है तो बहुत कम अथवा नाम मात्र का ही होता है। ऐसा नाम मात्र या शून्य टैक्स वाले देशों को टैक्स हेवन कहा जाता है। ऐसे में संबंधित कंपनी द्वारा या तो कोई भी कॉर्पोरेट टैक्स अदा नहीं किया जाता है अथवा मामूली कॉर्पोरेट टैक्स का ही भुगतान किया जाता है। वैसे तो BEPS से सभी देश प्रभावित होते हैं, लेकिन विकासशील देशों पर इसका ज्यादा असर पड़ता है। इसका कारण ये है कि विकासशील देश कॉर्पोरेट आयकर पर ज्यादा निर्भर होते हैं। BEPS से निपटने के लिए OECD ने G20 के साथ मिलकर एक प्रोजेक्ट पेश किया था। इन कार्रवाइयों का पालन करने की सलाह OECD सरकारों को देती है। तो बस आज शब्दांजलि में इतना ही। हम फिर मिलेंगे कुछ नए शब्दों के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।